नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम व्याकरण के पाठ पढ़ रहे हैं और व्याकरण का पाठ एक हमारा पूरा हो चुका है। वह पाठ हम पढ़ चुके हैं। उस पाठ का नाम है भाषा, लिपि, बोली एवं व्याकरण। भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। और इस पाठ को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और मेरी आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन अभी इसका अभ्यास हमने नहीं किया है, इसका अभ्यास हम बाद में करेंगे। पहले हम पाठ 2 पढ़ेंगे, वर्ण विचार। आज हम वर्णों के बारे में विचार करेंगे और मैं बताऊंगी कि वर्ण क्या होते हैं। देखिए बच्चों, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम और खंड न कर सके, यानी कि भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए बनाए गए जो चिन्ह हैं वे वर्ण कहलाते हैं। अर्थात वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े न कर सकें उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे रमेश पढ़ रहा है। रमेश, र जमा अ जमा म जमा ए जमा श जमा ए, तो क्या बन गया? रमेश। रमेश में हमने वर्ण विच्छेद किया है, सारे वर्णों को अलग अलग करके लिखा है। देखिए बच्चों, हमारे वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर हमारे ऐसे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको बोलने या लिखते समय हमें अन्य वर्णों के अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, तो वो वर्ण स्वर होते हैं। और व्यंजन हमारे ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलते या लिखते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात स्वरों के बिना वे न बोले जाते और न लिखे जाते, उनको स्वरों की ज़रूरत अवश्य होती है। तो हर व्यंजन में एक स्वर छिपा होता है। जैसे ये रमेश है ना, रमेश में देखिए र में अ, म में ए और श में अ छिपा है। तो ये हमने इन व्यंजनों में से, वर्णों में से हमने ये स्वर अलग किए हैं। और जिस भी व्यंजन में से हम स्वर अलग करेंगे तो उसको के नीचे हम हलंत लगा देते हैं, उस व्यंजन के नीचे। इस हलंत का मतलब है कि वह आधा रह गया। इसका मतलब क्या है कि वह आधा है, पूरा नहीं है। इसमें र, म और श ये तीनों वर्ण आधे हैं। हलंत लगा दिए ना, इनमें से स्वर अलग कर दिए। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए पढ़, प जमा अ जमा ढ जमा अ। ठीक है, इनमें से हमने अ को अलग कर दिया। जहाँ कोई भी मात्रा नहीं होती तो वहाँ समझिए अवर्ण है, अस्वर है। जहाँ कोई मात्रा नहीं होती तो वहाँ अस्वर होता है। ठीक है, अब ऐसे देखिए रहा, र जमा अ जमा ह जमा अ, र और ह को हलंत कर दिया क्योंकि हमने इसमें से स्वरों को अलग कर दिया। इसी प्रकार है, ह को हलंत करेंगे जमा आई। ठीक है, इसमें आई है। तो देखिए बच्चों, इस वाक्य में 4 शब्द हैं। इन शब्दों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जो लिपि चिन्ह बनाए गए हैं वे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। उन्हें हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊपर के उदाहरण में सभी शब्दों को वर्णों में विभाजित किया गया है, यानी कि सभी वर्ण अलग करके दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्येक शब्द की ध्वनियों को अलग करने से हमें छोटी से छोटी ध्वनि प्राप्त होती है। तो इनमें छोटी से छोटी ध्वनि का पता चला ना कि र जमा अ जमा म जमा ए जमा श जमा अ, और रमेश में हमने सारी ध्वनियाँ अलग कर दी। तो सब छोटी से छोटी ध्वनि का पता चला कि ये सबसे छोटी ध्वनि इसमें क्या है। ठीक है, अब इसके और टुकड़े नहीं कर सकते ना हम। तो देखिए बच्चों, इन ध्वनियों को और छोटे खंडों में नहीं बांटा जा सकता। तो इन्हीं ध्वनियों के लिए जो लिखित चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए बनाए गए चिन्ह वर्ण कहे जाते हैं। अर्थात भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े न कर सकें, जिनको और भागों में न बांटा जा सके, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार आप फूल या मोती को धागे में क्रम से पिरोते हैं तो वह माला बन जाती है, ठीक उसी प्रकार जब हम वर्णों को क्रम से लिखते हैं तो वह क्या बन जाती है? वर्णमाला। जब हम कोई भी माला बनाएंगे, फूलों से माला बनाएंगे या मोती से माला बनाएंगे तो उनको धागों में एक एक को पिरोते जाते हैं ना, सीरियल में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से वह क्या बन जाएगी? माला। और उसी प्रकार से जब हम वर्णों को क्रम से लिखेंगे
तो वह वर्णमाला बन जाएगी। जैसे अ के बाद आ के बाद ई के बाद ई, इस प्रकार से क ख ग घ ढ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण। तो इस प्रकार से हम क्रम में सीरियल में लिखेंगे तो वह क्या बन जाएगी, वर्णमाला। ठीक है बच्चों। तो किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों को व्यक्त करने वाले वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों को व्यक्त करने वाले वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहा जाता है। ये वर्णमाला की परिभाषा है। और ऊपर वर्ण की परिभाषा है। वर्ण की परिभाषा हम यह भी लिख सकते हैं इसके बजाय कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम और खंड न कर सके उसे हम वर्ण कहते हैं। समझ गए। तो अब देखिए आगे, मानक हिंदी वर्णमाला। अब हमारे वर्णमाला में दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर हमारे कौन से हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। ठीक है। उसके बाद आगत किसको कहते हैं, औ, गृहीत स्वर। ये अ हमारा आगत कहेंगे या इसको गृहीत स्वर कहेंगे। इसी प्रकार अनुस्वार अंग की जो बिंदी होती है, जो अंग जो बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह अनुस्वार कहलाता है। और अ, इसको हम विसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। ये दो बिंदियाँ ना, जैसे स्तः है ना, स्वतः है, प्रातः है, तो तय के बाद बिंदी आती हैं। तो विसर्ग हा के विसर्ग को बोलते समय हा की आवाज़ आती है, हा। प्रातः है, स्वतः है। ठीक है। इस प्रकार से तो अह जो है विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अनुनासिक चांद बिंदु जिस शब्द को बोलते समय नाक में से और गले में से दोनों में आवाज़ आए तो वहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग होता है। तो ये चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो स्वर हमारे 11 हैं। औ जो इंग्लिश के शब्द जैसे डॉक्टर, हॉल, तो ये हमारे क्या है, ये गृहीत स्वर है, जिसमें से जो औ की आवाज़ आई, अर्धचंद्र की आवाज़ आई। जो अंगा जिसका प्रयोग हम बिंदी के रूप में करते हैं वो अनुस्वार कहलाता है। और जिसका प्रयोग हम विसर्ग के रूप में करते हैं वह अह कहलाता है। इसको बोलते समय ह की आवाज़ आती है। इसी प्रकार जिस शब्द में जो हम चंद्र बिंदु के जिसका हम चंद्र बिंदु के प्रयोग में रूप में प्रयोग करते हैं, अंगा चंद्र बिंदु वाला, ठीक है ना, यानी जिस शब्द को बोलते समय नाक और गले दोनों में से आवाज़ आए तो वहाँ पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है। तो ये हुआ हमारे स्वर कितने हमारे 11 है। कितने हैं, 11 है। और नीचे हमारे व्यंजन, ये क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट ठ ड ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श क छ त्र ग श र। और ये क ख ग ज फ। ठीक है। तो ये हमारे सभी व्यंजन हैं। लेकिन हमारे क से लेकर म तक और य र ल व श श श ये हमारे व्यंजन हैं। और ये जो नीचे हैं क्ष त्र ग श र, ये संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। और क ख ज फ ये हमारे गृहीत व्यंजन हैं। ठीक है। तो बच्चों देखिए, क्ष त्र ग और श ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त से व्यंजन कौन से होते हैं, जो दो या दो से एक या उससे अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और क छ ज और फ ये हमारे फारसी के शब्द हैं, तो इनको गृहीत व्यंजन कहते हैं। इनको हम गृहीत व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो हमारे ये व्यंजन हैं। ठीक है बच्चा। तो हमारे व्यंजन कितने हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, परवर्ग। कवर्ग का मतलब है क ख ग घ ड़, यानी क वर्ग के व्यंजन। तो क वर्ग के व्यंजन में कितने व्यंजन है, 5 कवर्ग में। ऐसे चवर्ग में च वर्ग के व्यंजन, तो पहले व्यंजन का नाम दे देते हैं इनको हम। जैसे चवर्ग, टवर्ग में तवर्ग में इसका त पहला व्यंजन है तो तवर्ग, पवर्ग में इसका प पहला व्यंजन है तो पवर्ग आ जाएगा। तो हमारे 25 है। कितने हैं ये हमारे 25। और 4 हमारे ये रलव है और 4 हमारे श है। तो हमारे कितने 25 4 29 और 4 33। तो हमारे व्यंजन कितने हैं, 33 व्यंजन है हमारे। कष त्र ग श र ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। इसी प्रकार क ख ज प ये हमारे फारसी के हैं व्यंजन है। और इनको हम गृहीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें,
गृहीत व्यंजन। ये हमारे कौन से व्यंजन हैं? गृहीत व्यंजन। ठीक है बच्चों, तो